चलो लेट्स स्टार्ट विथ रिवीजन। अपन रिवाइज करेंगे आज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 प्रोफेशनल एथिक्स का एंड ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ये आज का एजेंडा रहेगा अपना। प्लस तुमको पता ही है आज तुम्हारा क्या है, टेस्ट है ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि मैंने बताया तुमको। सो आफ्टर दिस सेशन यू विल जस्ट अटेंड द टेस्ट। तो अपन क्विकली स्टार्ट करते हैं व्हाट, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में अपन ने क्या देखा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोले तो क्या था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब सिंपल नॉन बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है वो। फाइनेंशियल कंपनी है मतलब फाइनेंशियल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, पैसे का लेन देन करती है। एंड अपन कब बोलेंगे कोई प्रिंसिपल बिजनेस किसी कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस है, जब वो 50-50 क्राइटेरिया मीट करती हो। 50-50 क्राइटेरिया क्या थी, अगर उसके जो एसेट्स है, एसेट्स विच इज फाइनेंशियल एसेट्स, तो अगर मेरे फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन है, क्या बोला मैंने, मोर देन है 50% ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब तुमको टोटल एसेट्स लेना है और माइनस क्या करना है, इनटेंजिबल एसेट्स। माइनस क्या करना है, इनटेंजिबल एसेट्स, याद रखना इनटेंजिबल एसेट्स माइनस करना मत भूल जाना। इसके अलावा मेरी दूसरी कंडीशन थी प्लस, प्लस यानी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी मेरी फाइनेंशियल इनकम जो है, इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स, दैट शुड बी मोर देन, अगेन मोर देन, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन 50% ऑफ माई ग्रॉस इनकम। 50% ऑफ माई ग्रॉस इनकम। तो ये तुम्हारी क्या है, कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए, 50-50 क्राइटेरिया। तो तुम क्या बोलोगे इस कंपनी को, इट इज एंगेज्ड इन द कंडक्शन ऑफ financial business and therefore that has to get itself registered with RBI as non banking financial company। तो सेक्शन डेफिनेशन बोलते हैं कि 45 IF ऑफ RBI कि ऐसी फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है, इस्टेब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट, राइट, और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट लेना और पैसे देना। तो भैया डिपॉजिट लेना और पैसे देना ये तो बैंक भी करती है, डिपॉजिट लेना और पैसे देना ये तो बैंक भी करती है। तो भैया मोस्टली मैंने तुमको बताया था कि सारे एनबीएफसी डिपॉजिट लेते नहीं है, कुछ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ही तुमको मिल जाएगी। कुल मिला के अपन ने देखा था क्या क्लास में, 34 एनबीएफसी है ऐसी। 34 एनबीएफसी अपन ने देखी थी क्लास में कि जो अभी डिपॉजिट टेकिंग ले सकती है, जो कि 169 हुआ करती थी बिफोर प्री कोविड एरा, राइट। तो आरबीआई नया लाइसेंस नहीं देती है कोई भी एनबीएफसी को जो डिपॉजिट ले सके, और इवन इफ दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट देन दे कैन नॉट एक्सेप्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, राइट। अपन ने बैंक और एनबीएफसी के बीच में चार डिफरेंस देखा था कि भैया एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट ही ले सकती है अगर डिपॉजिट टेकिंग है तो। ऐसे तो मोस्टली एनबीएफसी क्या होगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर डिपॉजिट ले भी सकती है तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ले पाएगी, टर्म करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट नहीं ले पाएगी, ले पाई तो सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट ले पाएगी। इसके अलावा अपन ने और क्या डिफरेंस देखा था कि उसका कोई खुद का चेक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, खुद चेक ड्रॉ नहीं कर पाएगी अपने आप के ऊपर। चेक इट कैन नॉट चेक, इट कैन नॉट ड्रॉ चेक ऑन इट्स इटसेल्फ। फिर अपन ने देखा था कि उसको डीआईसीजीसी इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती है, जो कि बैंक्स के डिपॉजिट होल्डर को होती है। तो एनबीएफसी के डिपॉजिट होल्डर को 5 लाख तक की जो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं होती है। एंड लास्ट में अपन ने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनका जरूरी नहीं है कि ये लैंड करे उसमें, जबकि बैंकों को 40% ऑफ देयर नेट क्रेडिट एडवांसेस, जो बैंक्स अपने एडवांस करती है 40%, उनको होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंड पे ही, प्रायोरिटी सेक्टर एरिया जो है वो एरिया में ही लैंड किया जाए। तो ऐसा कोई लैंडिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे एनबीएफसी को नहीं होती। तो चार डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पक्का पक्का आ सकते हैं। क्या बोला अगेन मैंने कि डिपॉजिट लेगी अगर वो, तो टर्म डिपॉजिट ही ले सकती, करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट नहीं ले सकती है। दूसरा मैंने बोला कि वो चेक ड्रॉ नहीं कर सकती ऑन इटसेल्फ, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। तीसरा, नो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट। एंड फोर्थ वन इज डीआईसी जिसे इंश्योरेंस क्लेम फैसिलिटी, इट्स नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिट होल्डर ऑफ द एनबीएफसी। इसके बाद अपन ने देखा था रजिस्ट्रेशन के लिए कि अगर तुमको एनबीएफसी का बिजनेस करना है तो तुमको ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय आरबीआई। एंड तुम्हारा मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए 10 करोड़। 10 करोड़ याद है तुमको, 10 करोड़, 10 करोड़ मूवी था वैसे ही सेम यहाँ पे 2 करोड़ ऑब्लिक 10 करोड़, याद रखना 10 करोड़ नई रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ पुरानी रिक्वायरमेंट थी। तो जो कि 10 करोड़, अब सारी एनबीएफसी, नई एनबीएफसी जो भी रजिस्टर हो रही है उनको 10 लगेगी, और जो पुरानी जो 2 में थी उनको भी 10 में आना पड़ेगा। अप टिल मार्च 2027 तक, मार्च 2027 तक, 27 तक सबको 10 करोड़ के फेज मैनर में आरबीआई बोल रही है कि एनओएफ की रिक्वायरमेंट लग जाएगी। इसके अलावा जो अकाउंट एग्रीगेटर है P2PA वाली एनबीएफसी है, एंड नो पब्लिक फंड विद नो कस्टमर इंटरफेस, तो इनका याद रखना हमेशा नेट ओन फंड कितना रहेगा, 2 करोड़ रहेगा। फिर अपन ने देखा था टाइप ऑफ बिजनेस विच आर कंडक्टेड बाय एनबीएफसी, उसके बेसिस में द टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच दे कंडक्ट, उसके बेसिस में अपन डिफरेंशिएट कैरी आउट किया था। तो एनबीएफसी हो सकता है स्टॉक डिबेंचर लोन्स ये सब दे। इसके अलावा हो सकता है वो
मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करे उसमें, चीट बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, राइट, लीजिंग में इन्वॉल्व हो, हायर परचेज में इन्वॉल्व हो, बट हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस में ट्रेड नहीं करती, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करती है, एंड कोई गुड्स सेल सेल नहीं करती है अदर देन सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर सकती है। एंड गुड्स में वैसा क्यों लिखा है कि अदर देन सिक्योरिटीज, क्योंकि अपन ने देखा कि गुड्स के डेफिनेशन में हो सकता है सोगा में सिक्योरिटीज इंक्लूडेड हो, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि भैया गुड्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज में तुम परचेज सेल कर सकते हो। एंड लास्टली सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी जो बिजनेस तुम्हारा है वो एनबीएफसी बिजनेस नहीं कहलाएगा। ये एकदम जनरल बातें थी उन्होंने जो बताई, जो ऐसा ध्यान रखने लायक भी उतनी है नहीं, बट चूंकि दी हुई है तो देख लिया अपन ने। देन कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी अपन ने देखा था कि या तो डिपॉजिट टेकिंग होगी या तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी। दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग में अपने देखा था बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज, अगर एसेट साइज 500 करोड़ के ऊपर है या एसेट साइज 500 करोड़ से कम है। अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो अपन इसको बोलते थे नॉन डिपॉजिट टेकिंग, बट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। एंड कुछ एनबीएफसी होती है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ऐसा छोटी एनबीएफसी अपन इसको बोलते थे। इसके अलावा काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट, उसके बेसिस में अपन ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी हो सकती है तुम्हारी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी हो सकती है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो सकती है सीआईसी, सीआईसी एनडीएसआई बोलते हैं इसको अपन, सीआईसी एनडीएसआई। फिर आईडीएफ हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। एनओएफएचसी हो सकती है तुम्हारी, अपन ने एग्जांपल देखा था बंधन बैंक का, जिसको होल्ड कौन करती है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब वसूली वाली, वसूली भाई, वसूली भाई वाली कंपनी फैक्टर्स। एंड एमएफआई वाली एनबीएफसी जिसका अलग रिक्वायरमेंट होती है, एज सच उनकी छोटी छोटे लोगों को उनको पैसा देना होता है। इसके बाद अपन ने देखा कि जो कंपनीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन इवन दो दे माइट बी फुलफिलिंग 50-50 क्राइटेरिया, 50-50 की क्राइटेरिया जो अभी अपन ने देखी थी, फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन टोटल एसेट्स का 50% नेट ऑफ बाय इंटेंजिबल एसेट्स, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। उसका रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल भी हो रही है, स्टिल दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी रेगुलेटेड, वो ऑलरेडी रेगुलेटेड है बाय सम अदर रेगुलेटर। तो अपन ने देखा था, इसको भाग किया था, डिवाइड किया था, एक तो सेबी रेगुलेटेड वाले जितने एंटिटीज है तुम्हारे, जो सेबी रेगुलेट करी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए एनएससी बीएससी, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो गई जीरोधा वगैरह, एंड वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए। तो एक तो सेबी लिस्टेड वाले अपन ने देखा था, सेबी रेगुलेटेड, प्लस क्या देखा था, निकम्मो, याद है निकम्मो। तो एन से क्या था, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड कंपनी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, राइट। एंड ओ से अपन ने देखा था क्या, रिकंस्ट्रक्शन, सरफेसी रिकंस्ट्रक्शन। तो मॉर्गेज गारंटी एंड सरफेसी रिकंस्ट्रक्शन याद रखना, निकम्मो प्लस सेबी रेगुलेटेड एंटिटी। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर सीआईसी है, वो सीआईसी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्पशन है। और अगर एसेट साइज 100 करोड़ के ऊपर भी है लेकिन वो पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट नहीं करती है तो भी उसको एग्जेम्पशन है, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई लेने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन मैंने बताया था तुमको क्लास में, क्योंकि ये किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, राइट। एंड सेकेंडली सीआईसी किसको बोलते हैं, तो सीआईसी भैया इंपॉर्टेंट है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों जानना, क्योंकि ये तुमको कारों में भी पूछ सकता है कि सीआईसी के ऊपर अलग से 2 पॉइंट है, राइट, कि कारों के ऊपर अपन ने देखा था सीआईसी के ऊपर अलग से पॉइंट है, इसलिए कारों में जानने की जरूरत है अपन को कि सीआईसी एक्चुअली में होती क्या है। तो जिसका एसेट्स का 90% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है ग्रुप कंपनी में, और उसमें भी 60% या उससे ज्यादा नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रुप कंपनीज में इक्विटी शेयर में एज सच, नॉट इन डेट और डेट लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इनविट्स या इक्विटी शेयर में 60% या उससे ज्यादा है, 90% या उससे ज्यादा तुम्हारी नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट्स है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज में। डायल्यूशन डिस इन्वेस्टमेंट वो ऐसे नहीं कर सकते, उनको ब्लॉक सेल करना पड़ेगा, नॉर्मल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, एंड कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते एक्सेप्ट जो उनको ट्रेजरी वगैरह में जो 10% बचा हुआ लिक्विड एसेट्स रखना है उनको ट्रेजरी में, तो वो चीज वो खरीद सकते बेच सकते हैं, ट्रेजरी की सिक्योरिटीज जो है गवर्नमेंट की। प्लस उनको लोन्स अगर देना है तो लोन एडवांस कर सकते हो ओनली ऑन द ग्रुप कंपनीज एंड इशूइंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप कंपनीज। फिर अपन ने डिफरेंस भी देख लिया, 4 डिफरेंस। प्रूडेंशियल नॉर्म में आ जाओ, प्रूडेंशियल नॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है तुम्हारा। अपन ने सबसे पहला प्रूडेंशियल नॉर्म देखा था विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल रिक्वायरमेंट। टीयर 1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 10%, मिनिमम टीयर 1 की रिक्वायरमेंट है 10%, लेकिन 12% है इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट ज्वेलरी। अगर ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दे रहे हो तो तुम्हारा 12% की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली तुम्हारी
टोटल कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट है 15%, 15%। तो 15, 10, 12 याद रखना, 15, 10, 12। अपन ने इसमें रिस्क वेट कैसे निकालना था, और एक क्वेश्चन भी एग्जांपल लिया था कि रिस्क वेट निकाल के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालो। हो सकता है इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछे एमसीक्यू के रूप में कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या टियर 1 रेशियो निकालो, तो अपन ने रिस्क वेट याद कर लेना है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है अपने को, इतना याद रख लेना। हो सकता है और भी लंबी लिस्ट है आरबीआई के सर्कुलर में, तो बट मोटा माटी जो रिस्की एसेट है उसको 100% अपन ने दिया था। जो रिस्की एसेट है दैट इज एफडी हो गई, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हो गए, शेयर्स डिबेंचर हो गए, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, हायर परचेज स्टॉक हो गए, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, डिपॉजिट, स्टेट गारंटीड क्लेम्स जो कि 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू हो गई, मतलब ड्यू ओवर ड्यू हो गई है और 90 दिन से उन्होंने पैसा ही नहीं दिया, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड है। ऑल्दो दिस लोन्स आर स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड, बट अपन को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है ज्यादा, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे 100% प्रोवाइड फॉर करेंगे। एंड फिक्स्ड एसेट तुम्हारे अदर एसेट जितने भी है वो 100% में जाएंगे। 50% वाला एक ही है याद रखना, पीसीओडी विद मोर देन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन, मोर देन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन। इसके अलावा 20% वाले दो है जिसको अपन को 20% रिस्क वेट असाइन करना है। सबसे पहला तो वही स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है जो कि ओवरड्यू हो चुके हैं लेकिन लेस देन 90 डेज है, लेस देन 90 डेज है, डिफॉल्ट नहीं हुआ है, और डिफॉल्ट हुआ भी है तो 90 डेज से कम है, तो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है, तो उसको अपन 20% में डालेंगे। और पब्लिक सेक्टर बैंक के जो बॉन्ड्स है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कैनरा बैंक हो गई, राइट, यूनियन बैंक हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गई, ये सारे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, इनके जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, ये सारे बॉन्ड्स में अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एनबीएफसी ने, तो उसको 20% रिस्क वेट असाइन करना है। इसके अलावा सारे नॉन रिस्की एसेट्स को अपन को 0% करना था, दैट इज कैश एंड बैंक अप्रूव्ड सिक्योरिटी, लोन अगर फुल्ली सिक्योर्ड है तुम्हारा, टीडीएस अगर गवर्नमेंट ने टीडीएस किया हुआ तो गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसा खाएगी तुम्हारा, एडवांस टैक्स देगा तो अपने इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्लस फंड बेस्ड क्लेम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड क्लेम्ड है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड है अगर तुम्हारा लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो चाहे डिफॉल्ट हो या डिफॉल्ट ना हो, अपन को कितना करना है 0% ही उसको रिस्क वेट असाइन करना है। डिफॉल्ट मोर देन 90 डेज हो या डिफॉल्ट लेस देन 90 डेज हो, डजंट मैटर, यू विल असाइन इट 0% रेट एक्स कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम, जिसमें याद रखना कि अगर 90 डेज से कम है तो तुमको 20% करना है, और 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है तो 100% करना है। फिर इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज फॉर इन द केस ऑफ एनपीए। एनपीए का इनकम अपन तभी रियलाइज करते हैं जब वो एक्चुअली में रियलाइज हो चुका रहता है, और अगर कुछ इनकम तुमने अक्रूवल बेसिस में अगर रिकॉर्ड कर भी ली थी तो उसको रिवर्स कर देना एज एंड व्हेन इट बिकम्स एनपीए। जब परफॉर्मिंग एसेट का तुमने अक्रूवल बेसिस में इनकम रिकॉग्नाइज कर ली थी तो उसको रिवर्सल कर देना जब एनपीए बन जाएगा तुम्हारा। फिर अपन ने देखा था कि एनबीएफसी कैसे एसेट क्लासिफिकेशन करती है, तो ये भी एक प्रूडेंशियल नॉर्म है, एसेट क्लासिफाई करना पड़ेगा एनबीएफसी को। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस में तुमको अलग अलग प्रोविजन करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है सारे एसेट क्लास की। तो 4 क्लास में डिवाइड करना है एसेट्स को, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। तो स्टैंडर्ड एसेट्स तुम्हारे रहेंगे जब तक तुम्हारा ओवरड्यू हो गई है फैसिलिटी, लेकिन 90 डेज हुए नहीं है अभी तक पेमेंट किए हुए, तो पेमेंट तो तुमने नहीं किया लेकिन 90 दिन तक इंतजार करना है बैंक को, तब तक वो बैंक उसको क्या रखेगी, स्टैंडर्ड एसेट रखेगी 90 दिन। एंड 90 दिन मतलब 3 मंथ था, और ऑब्लिक 6 मंथ था, ऑब्लिक 12 मंथ था, तुमको याद आ रहा है, ऑब्लिक 3 मंथ, ऑब्लिक 6 मंथ, ऑब्लिक 12 मंथ। ये देखो यहाँ पे 3/6/12 तक ये परफॉर्मिंग रहेंगे। 3 मंथ किसके लिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, या फिर डिपॉजिट टेकिंग बड़े एनबीएफसी, छोटे एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, उनके लिए 6 महीना और 12 महीना लीज एसेट, तब तक अपन को इंतजार करना है, और अपन इसको तब तक परफॉर्मिंग एसेट रखेंगे। उसके बाद अपन इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट, दैट इज अब ये एसेट क्लासिफाई हो जाएंगे एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएंगे। सब स्टैंडर्ड एसेट बनने के बाद अपन रुकेंगे 18 महीना 12 महीना, 18 महीना ऑब्लिक 12 महीना, 18 महीना अगेन छोटे एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, 12 महीना बड़े एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड डिपॉजिट टेकिंग। अपन इसको 12 महीना और 18 महीने के बाद डाउटफुल एसेट में ट्रांसफर कर देंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट से कहाँ डाल देंगे, डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में अपन 1 साल तक, 1 से 3 साल तक और मोर देन 3 इयर्स तक अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए डाउटफुल एसेट्स तुम क्लासीफाई कर दोगे। एंड डाउटफुल एसेट्स के बाद जब भी तुमको लगता है कि भैया नॉन रिकवरेबिलिटी है, कोई थ्रेट है, कुछ तुमको लग रहा है कि पैसा रिकवर नहीं हो सकता है, या किसको लग सकता है, इंटरनल ऑडिटर से, यानी तुम्हारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लग सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर, तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट को लग सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग सकता है, तो इस केस में ये एसेट को तुम लॉस एसेट में डाल दोगे, और उसको लॉस एसेट को तुमको 100% प्रोविजन करना पड़ता है, 100% प्रोविजन करना पड़ता है।
तो अपन प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट देखते हैं। स्टैंडर्ड एसेट जब तक तुम्हारा है 3 महीना 6 महीना 12 महीना, तब तो तुमको 0.25% ऑब्लिक 0.4% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अगेन अपन ने लॉजिकली देखा था कि 0.4% ज्यादा प्रोविजनिंग किसको करनी पड़ेगी, बड़े एनबीएफसी को, जो दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट ऑब्लिक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एंड जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है उनके लिए कितनी परसेंट है प्रोविजनिंग, 0.25%। फिर सब स्टैंडर्ड एसेट तुम्हारा हो गया तो एक बार तो तुमको 10% प्रोविजनिंग करनी है। डाउटफुल एसेट में अप टू 1 ईयर तुमको 20%, मोर देन 1 ईयर, जस्ट एक सेकेंड, राइट। तो ये अपन ने क्या देखा, एसेट क्लासिफिकेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोविजनिंग नॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स को कितना कितना क्लासिफाई करना है, कब कब क्लासिफाई करना है, एंड कितनी कितनी प्रोविजनिंग करनी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इससे। इसके बाद आ जाओ ऑडिट प्रोसीजर पे, ऑडिट प्रोसीजर में आ जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कहा जाओ ऑडिट प्रोसीजर में आ जाओ। यहाँ पे अपन ने देखा था कि एमओए एओए ऑफ द बिजनेस तुमको चेक करना है, असरटेन करना है बिजनेस क्या करती है कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है उसका, बिजनेस पॉलिसी क्या है, मेन बिजनेस क्या है, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग देखो, मिनट्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट देखो। इसके अलावा अपन जनरली क्या करते हैं ऐसे 315 में, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, रिकवरी मैकेनिज्म कैसा है, राइट। एनबीएफसी का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या होता है, रिकवरी मैकेनिज्म, जहां उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि एनबीएफसी के लोन जनरली लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं एज सच, एज कम्पेयर टू बैंक्स। तो यहाँ पे रिकवरी मैकेनिज्म में बहुत खर्चा आता है, तो प्रॉपर रिकवरी का देखो सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इफेक्टिव कितना है रिकवरी सिस्टम, तुम्हारा प्रॉपरली पीरियोडिकल रिव्यू होता है कि नहीं लोन को, मॉनिटरिंग होती है कि नहीं, राइट। एंड देन आरबीआई का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट देखो उसके बाद, कि एनबीएफसी ने आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है कि नहीं, और मिनिमम नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट देख लेना कि 2 करोड़ ऑब्लिक 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट आरबीआई की जो है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं एनबीएफसी। प्लस इसमें तुमको याद रखना था कि डिपॉजिट टेकिंग अगर एनबीएफसी है ना, तो लिक्विड एसेट्स कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट तुमको मेंटेन करने पड़ेंगे विद आरबीआई, और इसका एक रिटर्न भी फाइल करना था, याद होगा अगर तुमको तो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना था। इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एसेट जितना भी तुमने किया विद आरबीआई, दैट हैज टू बी फाइल्ड विद आरबीआई। प्लस तुमको अगर पब्लिक डिपॉजिट टेकिंग वाले एनबीएफसी हो तुम, दैट इज अगर डिपॉजिट टेकिंग डीटी डीटी हो तुम, एनबीएफसी डीटी, तो उस केस में एनबीएफसी एपीडी आरबीडी 2016 लग जाएगा, तुमको याद है, एपीडी आरबीडी 2016, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। इसमें अपन ने देखा था कि सबसे पहले तो तुमको अप्रोप्रिएटली खुद को क्लासिफाई करना है, अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड हो कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करेगा ऑडिटर। अगर क्लासिफाइड नहीं है प्रॉपर्ली, तो वेरियस फैक्टर्स चेक करते हुए एमओए एओए देख के तुम्हारी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेगा कि तुम एमएफआई हो या आईसीसी हो या आईडीएफ हो या एनओएफएससी हो, जैसे भी हो, तुम्हारी डिपॉजिट टेकिंग की प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेगी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए। देन अपन ने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, जहां पे क्वांटम देखना था अपन को, डिपॉजिट कितना ले सकते हो तुम अब। तो डिपॉजिट कितना ले सकते हो, जितनी अच्छी मेरी क्रेडिट रेटिंग मेरे को क्रिसिल देगी, केयर देगी, इकरा देगी, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन थे, ये जितनी अच्छी मेरे को क्रेडिट रेटिंग देगी, उतना ज्यादा मैं डिपॉजिट ले पाऊंगा। जितनी पुअर क्रेडिट रेटिंग होगी उतना कम डिपॉजिट में ले पाऊंगा। तो तुमको क्वांटम जितनी लिमिट स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग असाइंड टू यू बाय द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उसके बेसिस में तुमको उतना ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। अगर तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है तो तुमको रेगुलराइज करना है एक्सेस डिपॉजिट, दैट इज एक्सेस डिपॉजिट को रिफंड करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, रेगुलराइज करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस एक्सेस डिपॉजिट। और अगर तुम्हारी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग से कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड जैसे अपन ने देखा था समझ लो ट्रिपल बी प्लस, तो ट्रिपल बी प्लस या ट्रिपल बी माइनस ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इसके नीचे की अगर कोई क्रेडिट रेटिंग है तो उसमें तुम इन्वेस्ट नहीं करते हो जनरली। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग के नीचे अगर तुम्हारी रेटिंग आ गई तो तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, यू नीड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट, रिन्यू भी नहीं कर सकते कोई पब्लिक डिपॉजिट। इसके अलावा जितने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है उस सब को मैच्योर करके रिफंड करो, सबको मैच्योर करो रिफंड करो। रिपोर्ट करना है पोजीशन विद इन 15 दिन, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, 15 दिन के अंदर अंदर तुमको रिपोर्ट करना है टू रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, जहां तुम्हारा एनबीएफसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे आ चुका है। एंड तुम कोई भी अब मैच्योर डिपॉजिट को भी रिन्यू नहीं करोगे अनलेस विद द कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। फिर इसमें अपन ने क्वेश्चन देखा था जो कि नवंबर 2020 मेरे टाइम में आया था, ऊपर के 4 पॉइंट जो अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया वो लिखना था। फिर अपन ने और देखा कि कोई 2 पॉइंट है तुम्हारे, एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेशन और कमीशन ब्रोकरेज वगैरह के हिसाब से, प्लस एक्सेप्टेंस और रिन्यू डिपॉजिट ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर फॉर्म पार्ट ऑफ यू। एंड डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन तुमको मेंटेन करना है, लिक्विड एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है बाय द एनबीएफसी, एनबीएफसी इन द सेफ कस्टडी विद द आरबीआई। एनबीएफसी ने प्रॉपर्ली ये लिक्विड एसेट वाला रिटर्न फाइल किया कि नहीं वो चेक कर लेगा।
ऑडिटर, क्योंकि डिपॉजिट टेकिंग है तो याद रखना लिक्विड एसेट्स वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड एसेट तुमको स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट मेंटेन करने विद आरबीआई, और रिटर्न भी फाइल करना है। एनबीएफसी ने प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल किया कि नहीं, ये चेक कर लेना है ऑडिटर को। और अगर एनबीएफसी अब डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है तो उसको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और नॉट, दैट हैज टू बी चेक्ड बाय द ऑडिटर इन केस एनबीएफसी कैन नो मोर एक्सेप्ट और होल्ड द पब्लिक डिपॉजिट। फिर अपन ने और पोटेंशियल नॉर्म देखे थे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, एसेट क्वालिटी नॉर्म्स, एसेट क्वालिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, और कि तुम कैसे अपने ही शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते हो, इसका एग्जांपल अपन ने लिया था। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनबीएफसी ग्रांटिंग एंड इंटेंडिंग टू ग्रांट डिमांड या कॉल लोन, डेट इज डिमांड लोन दे रहे हो तुम, कॉल लोन दे रहे हो, डेट इज ऐसा लोन जिसको तुम कभी भी रिटर्न मंगवा सकते हो। तो उस केस में तुमको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दी एनबीएफसी को पॉलिसी मेंटेन करनी पड़ेगी इसके तहत। एक प्रॉपर पॉलिसी होगी, ऐसा नहीं कि तुम हरासमेंट करने लग गए डिपॉजिट तुम्हारे लेंडर्स, तुम्हारे कस्टमर का, दैट इज उनको तुम लोन दे रहे हो और कभी भी मंगवा रहे हो। इसके अलावा एडवांस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस एसेट, ये चेक करना है तुमको। अनरियलाइज्ड इनकम नॉट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अक्रूवल बेसिस, अगर एनपीए है तो तुमको याद रखना कि कैश बेसिस में ही तुमको रिकॉग्नाइज करनी है। अगर परफॉर्मिंग बेसिस में तुमने अनअक्रूवल अक्रूवल बेसिस में कर चुका था तो उसको एनपीए होने के बाद रिवर्सल करना है। और अकाउंट क्लासिफाइड इन एनपीए इन प्रीवियस ईयर कैन नॉट कंटिन्यू टू क्लासिफाई इट एज परफॉर्मिंग, अपग्रेड नहीं करना है एनपीएस से परफॉर्मिंग एसेट में अपग्रेड नहीं करना है अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, मेड रेगुलर तुम तभी करोगे जब तुम आरबीआई डायरेक्शन परफॉर्मेंस से तुम सेटिस्फैक्ट्री हो। फिर अपन ने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन देखा था, पी2पी वाला क्वेश्चन है, मींस एन इंटरमीडिएट प्रोवाइडिंग पी2पी। पी2पी कहाँ पे आता है बताओ, पी2पी याद है तुमको, अपन ने बुलाया था पीपी आ तुम नॉन ऑपरेटिंग क्यों हो, और जाके तुम कस्टमर इंटरफेस ऐसे एक्सेप्ट मत करो, पब्लिक डिपॉजिट ऐसे नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, ये अपन ने याद किया था, याद है। बेस लेयर में आते हैं ये चार एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज, ये एनबीएफसी हमेशा कहाँ आएंगे, बेस लेयर में ही आएंगे। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये बताओ कहाँ पे आएगा स्केल बेस्ड रेगुलेशन में, एंड सजेस्ट फ्यू ऑडिट प्रोसीजर फॉर अबव एनबीएफसी पी2पी, के लिए तुम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर एक्सेप्ट करोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, अपन ने एनबीएफसी के फ्रॉड को क्लासिफाई किया था, मेमोरी ट्रैक से क्लियर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिस क्रिमिनल ने मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करवाई। फॉरेन जाना था वो मिस क्रिमिनल को, जो अपनी अच्छी सी सुंदर सी कन्या मिस क्रिमिनल थी, उसको क्यों करवाना था मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड, क्योंकि उसको फॉरेन जाना था, इसलिए मिस्टर फ्रॉडुलेंट के पास कैश शॉर्टेज हो गया। और अब मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से चीटिंग करवा दी, चीटिंग कर दी, उसके साथ फोर्जरी कर दी। तो मिस क्रिमिनल से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस क्रिमिनल से मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फ्रॉडुलेंट से था मिस्टर फ्रॉडुलेंट से फ्रॉडुलेंट तुमने एनकैशमेंट करवाई है थ्रू फोर्जरी, थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी तरीके से तुमने फ्रॉडुलेंटली एनकैशमेंट करवाई है। अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड की है जस्ट बिकॉज ऑफ यू विल गेट सम रिवॉर्ड, यू विल गेट सम इलीगल ग्रेटिफिकेशन, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, चीटिंग, फोर्जरी, चीटिंग करती है तू, राइट, सिंघम वाली जो था अपना चीटिंग, एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। इरेगुलरिटीज इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में अपन ने क्या देखा था कि कैश शॉर्टेज और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, ये वाले जो दो पॉइंट है डी और एफ, इसमें याद रखना है कि एनबीएफसी इसको ऑडिटर इसको फ्रॉड रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर इसको फ्रॉड रिपोर्ट करेगा अगर सस्पेक्टेड और प्रूव्ड है, अगर सस्पेक्टेड और प्रूव्ड है। अगर सस्पेक्टेड और प्रूव्ड नहीं भी है तो भी अगर शॉर्टेज 5,000 के ऊपर है, 10,000 से कम है, तो भी तुमको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अगर 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 कैशियर ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया था तो। और अगर फ्रॉड अमाउंट इज मोर देन 10,000 तो कैशियर रिपोर्ट करे ना करे, हमको रिपोर्ट करनी ही करनी है। कुल मिला के अगर मैं बोलूं सारांश, तो अगर मोर देन 10,000 था, अगर मोर देन 10,000 है तो तुमको रिपोर्ट करनी है हमेशा, इवन दो इफ इट इज नॉट सस्पेक्टेड और प्रूव, एंड इवन इफ इट इज नॉट सस्पेक्टेड और प्रूव बट इट इज मोर देन 5,000 अप टू 10,000, तो तुमको रिपोर्ट करनी है अगर कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया था तो। फिर इसके बाद ऑडिट चेकलिस्ट फॉर एनबीएफसी आईसीसी, मैंने तुमको होमवर्क दिया था, अगेन मैं तुमको होमवर्क ही दूंगा कि ये वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले पॉइंट है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ऑडिटर्स ड्यूटी रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर आरबीआई डायरेक्शन, अपन ने अब देखा था ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑन द ऑडिटर ओवर एंड अबव व्हाट इट इज ऑलरेडी देयर ऑन हिम, ऑन बेसिस ऑफ 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 12, जो भी तुम्हारी नॉर्मल कारो वारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो सारी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, ऑडिट रिपोर्ट वाली रिक्वायरमेंट तो है ही। इसके अलावा ऑडिटर को एनबीएफसी के केस में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसको,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनबीएफसी को रिपोर्ट करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनबीएफसी को क्या कर रिपोर्ट करेंगे अपन, देखो सबसे पहले सारे एनबीएफसी के केस में अपन ने देखा था जितने को डिपॉजिट टेकिंग हो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो डजेंट मैटर, तुमको ये 3 पॉइंट तो रिपोर्ट करनी ही करनी है कि भैया सीओआर ऑब्टेन करना चाहिए क्या तुमको, एग्जामिन वेदर कंपनी ने सीओआर ऑब्टेन कर लिया ना, और अगर हाँ कर लिया तो सेकंड पॉइंट में अपन देखे थे कि सीओआर ऑब्टेन वेदर इट इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड सच सीओआर, वेदर द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड सच सीओआर, क्या वो एंटाइटल है क्या उसका प्रिंसिपल बिजनेस अभी भी 50-50 टेस्ट पास कर रहा है क्या। एंड थर्डली क्या एनओएफ रिक्वायरमेंट दैट इज 2 करोड़ ऑब्लिक 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट जो तुम्हारी एनओएफ की है वो फुलफिल कर रही है ना एनबीएफसी। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एनबीएफसी सर्टिफिकेट लेगा, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेगा कि हाँ वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल बिजनेस उसका क्या है 50-50 टेस्ट फुलफिल कर रहा है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से वो सर्टिफिकेट लेगा एनबीएफसी। एंड ऑडिटर का ये जो सर्टिफिकेट लिया है एनबीएफसी को विद इन 1 मंथ ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन नॉट लेटर देन 30 दिसंबर, याद रखना 30 दिसंबर से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गई तो वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, शैल बी सबमिटेड टू रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनबीएस। मैंने बताया था राइट साइड में जाओगे तो बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा और लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्या मिलेगा, नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाला आरबीआई का ऑफिस। तो नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाले के पास जाना है अपने को जहां पे अपनी एनबीएफसी का जुरिस्डिक्शन है वो वाले आरबीआई ऑफिस में, right, you have to be submitted to regional office of the department of NBS non banking supervision under whose jurisdiction the NBFC is रजिस्टर्ड। फिर अपन ने देखा था कि जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है उसके केस में अपन ने ग्रुपिंग की थी, राइट, रिमेंबर 322 ग्रुपिंग की थी। सबसे पहले जो 3 पॉइंट थे वो डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट किया तुमने विच आर विद इन द लिमिट ऑफ द एनबीएफसी एपीडी आरबीडी 2016 और नॉट। तो अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन समझ लो मान लो अपनी रेटिंग है BBB+, तो तुमको देखना कि इसके तहत जितना लिमिट है तुम्हारी क्वांटम, जितना डिपॉजिट तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, तुमने उतने लिमिट के अंदर ही डिपॉजिट एक्सेप्ट किया कि नहीं। फिर अपन ने इसको याद किया था कि अगर ये BBB+ से BBB हो गई दैट इज रेटिंग डाउनग्रेड हो गई, लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ऊपर है, समझ लो एग्जाम्पल। तो अपन ने देखा था सेकंड पॉइंट क्या कि तुमको जो एक्सेस डिपॉजिट है ना तुम्हारे पास लिमिट के ऊपर ओवर एंड अबव पब्लिक डिपॉजिट, जो भी तुमने एक्सेस ऑन द क्वांटम एक्सेप्ट किया हुआ है उसको तुमको रेगुलराइज करना पड़ेगा, एक्सेस डिपॉजिट हैज टू बी रेगुलराइज। इसके बाद अगर तुम्हारी रेटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी कम हो जाती, मान लो ये तुम्हारा आईजी है, ये तुम्हारे हिसाब से आईजी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी कम हो जाती है अगर आरबीआई की नॉर्म्स के तहत, तो उस केस में अब तुमको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है। डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, इसके तहत तुमको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और प्लस तुम्हारे जितने डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएंगे, तुमको रिफंड करने पड़ेंगे। फिर प्लस इसके बाद अपन ने फिर 2 पॉइंट देखा था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का तुमको मिनिमम सीआरआर के ऊपर होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, प्लस तुम्हारा एनबीएस 7 में करेक्टली डिटरमाइन होना चाहिए, राइट, एनबीएस 7 में करेक्टली डिटरमाइन होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल आफ्टर दे बिकम ड्यू तुम्हारा प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट चेक कर लेना एक बार। इसके बाद अपन ने देखा था कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट, 3 पॉइंट थे, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन जो था एपीटी आरबीडी 2016 एनबीएफसी एपीटी आरबीडी 2016, उसके अलावा प्रूडेंशियल नॉर्म तुम्हारे कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, प्लस एनबीएस 1 जो तुम्हारा किससे रिलेटेड था, रिटर्न ऑन डिपॉजिट, ये तुम प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम फाइल करते हो या नहीं। फिर आता है एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, मतलब छोटे एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अपन को चेक करना था कि रैप माइक्रो कार में कर रहे हैं, अपन किस में कर रहे हैं, रैप माइक्रो कार में कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आर से था तुम्हारा रिजोल्यूशन तुमको पास करना है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट, ए से था तो कि तुम एक्सेप्ट कर लिए क्या, क्या कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए क्या, पी से था तुम्हारे सारे प्रूडेंशियल नॉर्म का कंप्लायंस, प्रूडेंशियल नॉर्म का कंप्लायंस तुमने किया या नहीं किया। फिर माइक्रा कार में मैंने बताया था, माइक्रा कार से क्या था, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या तुमको क्लासिफाई करने की है, क्या तुमने अपने आप को करेक्टली क्लासिफाई किया है कि नहीं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कार से था अपना क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड 2 पॉइंट था कि अगर तुम्हारा नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हो, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है यहाँ पे, दैट इज मोर देन 500 करोड़ का एसेट साइज होगा इनका, तो उस केस में तुमको कार डिस्क्लोज करना है एनबीएस 7 में। और एनबीएस 7 में रिस्क एसेट रेशियो भी तुमको करेक्टली डिटरमाइन हुआ है या नहीं हुआ ये भी चेक कर लेना है। तो एनबीएस 7 करेक्टली अराइव्ड है या कंप्लायंट है ना मिनिमम सीआरआर की रिक्वायरमेंट से, प्लस तुम्हारा कंपनी ने फर्निश कर दिया ना एनबीएस 7 आरबीआई को, ये भी चेक करना है, 2 पॉइंट अपने को। फिर अगर तुमको कहीं भी ऊपर में अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट दिख रहे हैं तो तुमको रीजन के साथ बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रीजन के साथ बताना है, जस्ट रिपोर्टिंग नहीं करनी है, प्रॉपर रीजन के साथ तुमको फर्निश करना है, रिपोर्टिंग करनी है। प्लस ऑडिटर को एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी है आरबीआई को ऊपर के पॉइंट प्लस ये 3 पॉइंट के ऊपर। तो ये 3 पॉइंट प्लस ऊपर में जहां भी एक्सेप्शन मिल रहा है ऑडिटर को, तो उसको किसको देनी है, आरबीआई को सबमिट करनी है। देखो ऊपर की जो रिपोर्ट थी ये अभी तक कहा अपन दे रहे थे, ये अपन दे रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यहाँ तक की जो रिपोर्ट थी ये अपन कहा तक किसको दे रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एनबीएफसी। अब यहाँ पे ऊपर में जहां जहां एक्सेप्शन मिला है प्लस ये 3 पॉइंट में जहां जहां तुमको एक्सेप्शन मिला है ये तुमको कहा देना है,
आरबीआई को, याद रखना। ऊपर में जहां जहां एक्सेप्शन मिला है, प्लस यहाँ चैप्टर 3B के कोई प्रोविजनिंग का तुमने कंप्लायंस नहीं किया, तुमने एक्सेप्टेंस एपीडी आरबीडी 2016 का कुछ कंप्लायंस नहीं किया, या एनबीएफसी एनडीएसआई या एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग या एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, यहाँ कोई भी रिजर्व बैंक डायरेक्शन तुमने कंप्लायंट नहीं किया, तो ये 3 पॉइंट के ऊपर प्लस ऊपर के 3 जो तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्टिंग करनी थी, जहां जहां एक्सेप्शन मिला है वो तुमको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। और ये क्वालिफाइड स्टेटमेंट अबाउट नॉन कंप्लायंस जो है तुमको कहां सबमिट करना है, अगेन रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई अंडर हुज जुरिसडिक्शन एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड। इसके बाद अपन ने देखा था कि तुमको सिर्फ कॉन्ट्रवेंशन रिपोर्ट करनी है आरबीआई एक्ट में, आरबीआई को जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना अपन, ये सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्ट करनी है, जो जो तुम्हारे पॉइंट कंप्लायंस है, कंप्लायंस रिलेटेड पॉइंट रिपोर्ट नहीं करनी है। आरबीआई डीम्ड मान रही है कि तुमने सारे कंप्लायंस करनी है, हमारे रेगुलेशन है, हमारे राज्य में तुम नॉन कंप्लायंस कर कैसे सकते हो, तो कंप्लायंस रिलेटेड तो तुमको रिपोर्टिंग नहीं करनी, याद रखना। नॉन कंप्लायंस एक्सेप्शन जहां जहां है वहां तुमको रिपोर्टिंग करनी है। फिर कारो रिलेटेड अपन ने पहला पॉइंट देखा था जो कि कॉमन है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लोन सिक्योरिटी गारंटी अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंपनी को, तो तुमको ये चेक करना था सबसे पहले कि आर दे प्रोवाइड प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, क्या जो ये प्रोवाइडेड है आर दे प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। इसके अलावा जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी प्रोवाइड किया है, सिक्योरिटी दिया है, क्या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो लोन तुमने दिया है, गारंटी दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारे प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट है क्या, नहीं होने चाहिए। एंड तीसरा जो तुम्हारा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो शेड्यूल है, शेड्यूल बोले तो जो ईएमआई का प्रॉपर एक शेड्यूल है, कितना प्रिंसिपल आएगा, कितना इंटरेस्ट आएगा, टोटल ईएमआई कितनी हो जाएगी, इसके तहत तुमको रीपेमेंट रिसीव हो रहे हैं ना रेगुलरली, याद रखना, क्या रिपेमेंट रिसीव हो रहे हैं कि नहीं रेगुलरली, और अगर नहीं हो रहे हैं और 90 डेज के ऊपर हो गए, अगर ओवर ड्यू हो चुके हैं और 90 डेज के ऊपर हो चुके हैं, तो क्या तुमने रीजनेबल स्टेप्स लिए या नहीं लिए। इसके बाद अपन ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनबीएफसी कारो का एक पॉइंट देखा था, कारो में रिपोर्टिंग करनी तुमको कि क्या एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आई ए, वेदर इट हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड क्या वो कोई ऐसी एनबीएफसी एक्टिविटी कर रही है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रही है विदाउट ऑब्टेनिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या अगर वो सीआईसी है तो वेदर इट इज वेल विद इन द रेगुलेशन, वेल विद इन द लिमिट टू गेट इटसेल्फ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई, क्या वो अनरजिस्टर्ड सीआईसी कहलाने लायक है, क्या वो एग्जेम्प्ट सीआईसी है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर हाँ तो तुमको ये भी देखना है कि इज इट स्टिल एग्जेम्प्टेड, इज इट स्टिल फुलफिलिंग द एग्जेम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द आरबीआई। एंड लास्ट पॉइंट था कि क्या ग्रुप में एक या उससे ज्यादा आईसीआईसी है क्या, अगर एक से ज्यादा सीआईसी है तो तुमको नंबर ऑफ सीआईसी बताने हैं, अगर एक से ज्यादा सीआईसी है तो तुमको नंबर ऑफ सीआईसी कितने कितने हैं तुम्हारे बताने, नंबर बताने, नंबर नंबर ऑफ सीआईसी। फिर अपन ने इसमें एक अगेन देखा था क्वेश्चन जो कि हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसमें इन्होंने पूछा था कि कारो 2020 में क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, तो अभी अपन ने जस्ट देखा कि एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो एनबीएफसी का सीओआर ऑब्टेन किए बिना फ्रॉम आरबीआई विदाउट दैट कैन नॉट अंडरटेक द एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी बिजनेस। तो ये एक पॉइंट था। इसके ऊपर उन्होंने ये भी पूछा था कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन में कहा आएगा, तो अपन ने देखा था कि जो तुम्हारे अगर अपर लेयर या मिडिल लेयर में क्लासिफाई करते हैं हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली जो एनबीएफसीज है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अपर लेयर में इनको क्लासिफाई नहीं किया है, तो अपन ने कहा रखना है इसको मिडिल लेयर में रखेंगे। फिर इन डेस की एप्लीकेबिलिटी अपन ने बताया था लिस्टेड एंटिटीज को है ही है, प्लस ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ मोर देन 250 सीआर है, नेटवर्थ मोर देन 250 सीआर है, तो लिस्टेड सारे लिस्टेड एनबीएफसीज को इंडेस एप्लीकेबल है, प्लस ऐसी अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ मोर देन 250 सीआर है उनको भी एप्लीकेबल है। फिर डिवीजन 2 और डिवीजन 3 के बीच में अपन ने डिफरेंस देखा था, डिवीजन 2 है इंडेस फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, एंड डिवीजन 3 है तुम्हारी फॉर इंडेस फॉर एनबीएफसी। तो डिवीजन 3 जो इंडेस फॉर एनबीएफसी है उसमें कुछ डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू डिवीजन 2, तो अपन ने क्विकली रिवाइज कर लेना है क्या कि क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो अपन ने बैलेंस शीट देखा था, डू यू रिमेंबर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बैलेंस शीट देखी थी, जहां पे उन्होंने क्लासिफाई किया था फाइनेंशियल एसेट एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट, एज कंपेयर टू डिवीजन 2 जहां अपन क्या क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट नॉन करंट एसेट, उन्होंने क्या क्लासिफाई किया हुआ है फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट। फिर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में तुम चाहो तो लिक्विडिटी ऑर्डर में भी तुम क्लासिफाई कर सकते हो बैलेंस शीट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी ऑर्डर। तो अपन ने सबसे पहले देखा था फाइनेंशियल एसेट में कैश एंड कैश बैलेंसेस आए थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर ट्रेड रिसीवेबल, राइट, तो तुम्हारे लोन्स एंड एडवांसेस, तो एज सच लिक्विडिटी ऑर्डर में तुमको कौन सा पैसा कितने जल्दी मिल सकता है उसके बेसिस में तुम चाहो तो एनबीएफसी को प्रेजेंट कर सकते हो बैलेंस शीट आइटम को। सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फॉर अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम पर्टिकुलरली ऐसा खर्चा जो कि मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम हो रहा है, तो डिवीजन 3 में तुमको अदर एक्सपेंस और अदर इनकम के नोट्स में तुमको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और डिवीजन 2 के केस में क्या रिक्वायरमेंट है, मोर देन 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर 10 lakhs विच एवर इज हायर,
1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर 10 लाख विच एवर इज हायर। फिर इसके अलावा अपन ने देखा था कि रिसीवेबल्स, ऐसा रिसीवेबल जिसको जो तुमको लेना है और जो एलएलपी से लेना है ना, वो एलएलपी में तुम्हारा डायरेक्टर पार्टनर है। अगर ऐसी कोई एलएलपी से तुमको पैसे लेना है तो तुमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऐसी एलएलपी जहां तुम्हारा डायरेक्टर पार्टनर है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है। अनलाइक डिवीजन 2 जहां तुम ओसीआई को अलग से नोट्स में भी दिखा सकते हो, यहाँ तुमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ओसीआई को दिखाना है। प्लस एसेट ट्रेड रिसीवेबल जिनका क्रेडिट इंपेयरमेंट बढ़ गया है, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, उनको सेपरेटली डिस्क्लोजर करना है। एंड लास्टली, ऐसी कोई कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हैव टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द नोट्स एज स्टिपुलेटेड बाय द रेलेवेंट स्टैट्यूट। इसमें अपन ने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन में याद होगा अगर तुमको तो एनबीएससी ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने एसेट को क्लासिफाई किया है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बेसिस में, एंड उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बेसिस में ऑडिटर बोल रहा था कि करंट और नॉन करंट के बेसिस में क्लासिफाई करो। तो भैया ऑडिटर पागल है, एनबीएससी चाहे तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेसिस, नॉन फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट में क्लासिफाई कर सकती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्पल यहाँ पे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या डिस्क्लोजर ऑफ एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख विच एवर इज हायर करना है क्या? नहीं, एनबीएफसी को तो डिवीजन 3 के हिसाब से सिर्फ 1% ऑफ टोटल इनकम दिखनी है। टोटल इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पे याद रखना डिफरेंस है। जो अपन नॉर्मल डिवीजन 2 है, जो नॉर्मल कंपनीज है अदर देन एनबीएफसी, उसके केस में क्या देखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एनबीएफसी के केस में क्या देखते हैं? टोटल इनकम का अगर 1% के ऊपर अदर इनकम और एक्सपेंडिचर है तो उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ये सब डिवीजन 2 में करते थे अपन, छोटी मोटी बातें, ये तो नॉर्मल है। डिवीजन 3 में एनबीएफसी के केस में स्पेसिफिकली अपन ने ऊपर में देखा था लिक्विड एसेट का जो रेशियो है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तुम्हारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टीयर 1 रेशियो, ये सारे रेशियो तुमको सेपरेटली डिस्क्लोज करने हैं। ये एमटीपी का क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। प्लस इसके अलावा टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, जहां पे तुम्हारा ये जो है ये टोटल इनकम थी और ये जो था तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम इंक्लूड करनी है तुमको और टोटल इनकम देखनी है। टोटल इनकम का 1% के ऊपर अगर एक्सीड हो रहा है तुम्हारा अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर, तो ही तुमको सेपरेटली डिस्क्लोजर करना है। यहाँ पे तुम्हारा अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर में जो एक लाइन आइटम है, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि अगर मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड करे तो तुमको उसको अदर इनकम के नोट्स में दिखाना पड़ेगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि 99.5 था विच इज नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ टोटल इनकम, तो ये याद रखना 1% ऑफ टोटल इनकम देखते हैं, अगर तुमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रह जाएगा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना। प्लस लास्ट में अपन ने एमसीक्यू का देखा था, सारे एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे, बस इतना सा था तुम्हारा। स्केल बेस्ड रेगुलेशन में अपन ने देखा था कि क्या क्या था, 4 लेयर थे तुम्हारे, 4 लेयर, राइट? डू यू रिमेंबर 4 लेयर? एक सबसे पहले क्या था? बेस लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर अपर लेयर, एंड देन लास्ट में आता है तुम्हारा टॉप लेयर। टॉप लेयर में मैंने बताया था एनबीएफसी अभी क्या चाहती है आरबीआई की इसको एम्प्टी रखे, और अगर बाद में लगता है उनको तो अपर लेयर से किसी एनबीएफसी को उठा के पटक देगी कहा? टॉप लेयर में। अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, एज सच उनको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, मोटा माटी बैंक इक्विवेलेंट कर देना है हमको उसको, तो अपर लेयर से उठा के इसको कहा डाल देंगे? टॉप लेयर। अभी एज सच आरबीआई चाहती है इसको एम्प्टी रखा जाए। अपर लेयर में कौन से एनबीएफसी आएंगे? तो आरबीआई बोलती है कि टॉप 10 एनबीएफसी जो है इंडिया के टॉप 10 एनबीएफसी, वो तो हमेशा ही अपर लेयर में आएंगे ही आएंगे। बट मैं अपन ने देखा था कि एनबीएफसी ने 15 ऐसी एनबीएफसी है जिनको अपर लेयर में क्लासिफाई किया हुआ है, अपन ने लास्ट सितंबर 2023 की न्यूज रेगुलेशन की देखी थी। फिर मिडिल लेयर में तुमको याद होगा तो ऐसे एनबीएफसी आएंगे जिनका डिपॉजिट टेकिंग है, जो डिपॉजिट टेकिंग है, या फिर जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो एसेट साइज के बेसिस में इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा? मोर देन 1000 करोड़, या फिर डिपॉजिट टेकिंग है तो, अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो एसेट साइज मोर देन 1000 करोड़, या फिर डिपॉजिट टेकिंग है तो मिडिल लेयर में आएंगे। और बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ एक्टिविटी अपन ने देखा था, कैसे याद किया था कि भैया अगर तुमको घर खरीदना है तो हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, राइट? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें अपन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाली जो कंपनी है, प्लस इसमें तुम्हारा स्टैंड अलोन बेसिस में तुम नहीं कर पाओगे तो तुमको डेट लेना पड़ेगा। तो एक था तुम्हारा स्टैंड अलोन एसपीडी, एसपीडी याद है? स्टैंड अलोन डीलर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो ये कुछ कंपनीज थी जिनको अपन ने क्लासिफाई कहा गया था मिडिल लेयर में। और इसमें से याद रखना एसपीडी और आईडीएफ जो है, एसपीडी और आईडीएफ जो है, ये हमेशा कहाँ रहेगी तुम्हारी? मिडिल लेयर में रहेगी, एसपीडी और आईडीएफ। और बाकी जो एनबीएफसी है वो हो सकते हैं तुम्हारी आरबीआई चाहे तो अपर लेयर में उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे अपन ने अभी जस्ट एग्जांपल देखा था ऊपर में टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली। तो हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली जो
एनबीएफसी है, या तो आरबीआई उसको मिडिल लेयर में रखेगी या तो अपर लेयर में रखेगी, बेस्ड ऑन देयर आरबीआई क्लासिफिकेशन। और लास्ट में बेस लेयर वाली एनबीएफसी अपन ने देखा था, जो सारी छोटी छोटी एनबीएफसी है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और ऐसे एनबीएफसी जिनका एसेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है, एसेट साइज के बेसिस में लेस देन 1000 करोड़ होना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ कुल मिला के, अगर टाइप ऑफ एक्टिविटी में अपन ने कैसे याद किया था कि अगर तुम कार में जा रहे हो या कार में या कैसे भी रोड में जा रहे हो और तुमको कोई बैगर दिख जाता है तो तुम क्या करते हो, जनरली अपने दोस्त को क्या बोलते हो कि अरे यार इसको काम करना चाहिए, क्या भीख मांग रहा है, राइट? तो वैसे ही तुमको वो पीपी बजाना है, हॉर्न बजाना है, पी 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 आ पी आ पी पी आ, मतलब बैगर को बुलाना है, पी पी आ। वाई आर यू नॉन ऑपरेटिंग, वाई आर यू नॉन ऑपरेटिंग, वाई आर यू नॉन ऑपरेटिंग। एंड सेकेंडली तुमको उसको बोलना है कि भैया कस्टमर इंटरफेस मत रखो और डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करो, ऐसा डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करो, एंड कस्टमर इंटरफेस जिसका नहीं है, तो नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाली कंपनी है, और जिनका कस्टमर इंटरफेस नहीं है वो वाली एनबीएफसी। एनओएफएससी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, इनको भी नहीं रखना है। आ से था एग्रीगेटर, एग्रीगेटर वाली जो एनबीएफसी जिसको अपन ने एग्जांपल भी देखा था। एंड पी टू पी से था पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली प्लेटफॉर्म वाली जो एनबीएफसी, जैसे क्रेडिट मिंट हो गया 1 बिलियन तुम्हारा अश्विनी ग्रोवर का एनबीएफसी हो गई, एनबीएफसी पीपी पीपी आ। एनओएफएससी नॉन ऑपरेटिंग क्यों है, तू कस्टमर इंटरफेस मत रख। ये अपन ने ये 4 एनबीएफसी हमेशा ही तुमको कहा रखनी है, हमेशा तुमको बेस लेयर में रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था स्केल बेस्ड रेगुलेशन। एक बार तुम भी क्विकली अपना एंड से रिवाइज कर लेना, यहाँ पे अपना फिनिश होता है क्या, एनबीएफसी का रिवीजन, एनबीएफसी का टेस्ट होगा तो मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है,